अमीबा की आकृति अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना है, ठीक है, कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है। थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की संरचना में भी दिखाई दे सकता है। या फिर किसी भोजन को पकड़ने के लिए ये अपना शरीर को अलग अलग तरीके से में भी ढाल सकता है कुछ इस तरीके से, तो इसीलिए हम इसको अनियमित बोलते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर में भी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल आपको याद होगा। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में, जहाँ पे हम जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ते हैं टोटल, और जहाँ पे हम अलग अलग तरीके के कंपटीशन और साथ साथ में एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर वाइज डिटेल्स को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थंबनेल से आपने जरूर देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कोशिका के बारे में, जो कि सबसे मूलभूत चैप्टर कह सकते हैं हम पूरे जीव विज्ञान का, और साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से जुड़े होते हैं लगभग लगभग। अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए और इसके बारीकियों को अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत आसानी होगी। जैसे अगर आपने यहाँ पे अच्छी तरह चीजें समझी हैं तो आपको ऊतक वाले चैप्टर में बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ साथ में फिर जब आप जैविक प्रक्रिया पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, उसमें भी श्वसन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया, इन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है ये वाला टॉपिक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, और आपको यकीनन हेल्प जरूर होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका के बारे में आपने अध्ययन किया ही होगा कि कोशिका क्या है, कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। आप कक्षा 8वीं से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है, अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे कि संरचनात्मक का मतलब क्या है और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है, ठीक है। तो जितने भी जीव होते हैं, कोशिका उनके एक मौलिक इकाई की तरह काम करता है। मींस उनकी शरीर का निर्माण भी करेगा, साथ साथ में शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम को भी पूर्ण करता है। जैसे जैसे श्वसन की प्रक्रिया होगी, या कहें पोषण की प्रक्रिया होगी, या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, ये प्रक्रिया भी कौन करता है, कोशिका करता है। इसीलिए इसको हम क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं, ठीक है। और संरचना के बारे में तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि यही कोशिका, पूरा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अगर जीव का निर्माण, इसी पे अगर हम जीव की बात करें तो जीव का निर्माण या तो एक कोशिका से हो सकता है ना, आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े होंगे, या फिर ये कोशिकाएं मिलकर के समूह में कार्य करती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। फिर ये ऊतक मिलकर के क्या काम करती हैं, एक साथ मिलकर कार्य करेंगी और अंग का निर्माण करेंगी, और ये इस तरीके से जाता है। अगर हम संरचनात्मक इकाई को थोड़ा सा और बेहतर समझें तो कोशिकाएं मिलकर के, जैसे एक कोशिका है, अब ये ऐसे ही बहुत सारी और कोशिकाएं होंगी, ये क्या करेंगी, समूह बनाएंगी, और समूह बना के क्या निर्माण करेंगी, ऊतकों का निर्माण करेंगी, ठीक। ऊतक, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर के एक तरीके का कार्य करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं, है ना। अब ऊतकों के बाद ये ऊतक मिलकर के, बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करेंगी, अंग का निर्माण करने वाली है। और ये अंग क्या बनाएंगी, अंग तंत्रों का निर्माण करेंगी, अंग तंत्रों का निर्माण करने वाली है, या अंग तंत्र का निर्माण करेंगी। ऐसे ही शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र हो गया, अलग अलग तंत्र हैं, और ये मिल करके क्या बनाएंगे, शरीर का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग संरचनात्मक इकाई, इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि यही कोशिकाएं मिलकर के ऊतक, ऊतक मिलकर के अंग, अंग मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करती हैं। इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है।
और हर एक कोशिका, है ना, जैव प्रक्रम जैसे कि श्वसन का कार्य, या फिर वहन का कार्य, या फिर उत्सर्जन का कार्य, या जनन का कार्य करती हैं, इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहें कि कोशिका के आधार पर, है ना, तो जैसे हमने कहा कि जीव में, या तो जीव में एक ही कोशिका पाई जा सकती है, या फिर ज्यादा कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। उसके आधार पर कोशिका के आधार पर जीव, तो कोशिका के आधार पर अगर हम जीवों का वर्गीकरण करें तो हम दो प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कि अगर कोशिकाएं, अगर सिर्फ जीव के शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है, जैसे उनको हम लोग बोल देंगे क्या, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। जैसे उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला दिमाग में आता है हमारा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये अमीबा जो है एक जंतु है और सिर्फ इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। ऐसी और उदाहरण की बात करें तो पैरामीशियम, पैरामीशियम दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो भी एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव है। और क्लेमाइडोमोनास, तो ऐसे ही कई और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ एक ही, जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, है ना, जैसे यूग्लिना हो गया, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, स्पाइरुलिना हो गया, ये सारे के सारे एक कोश के जीवों से, एक कोश के जीव जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जिसमें संख्या जो है बहुत सारी होंगी। जैसे कि हम ही लोग, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। या फिर जंतु, जैसे कि हाथी, घोड़ा, है ना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो अगर जीव बहुकोशिकीय भी हो या एक कोशिकीय हो, सभी में जो बेसिक प्रक्रियाएं चलेंगी वो समान चलने वाली है। जैसे बेसिक प्रक्रिया अगर कहें कि पोषण की प्रक्रिया, तो पोषण की प्रक्रिया मनुष्य में भी वैसे ही चलेंगी जैसे अमीबा में चलने वाली है ना। जैसे अगर हम बात करें कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से चलता है, पोषण की प्रक्रिया सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में डालेगा, है ना, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण होने के बाद भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। पाचन की प्रक्रिया सेम हमारे शरीर में कैसे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पाचन करता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही पाचन हो जाएगा फिर कौन सी प्रक्रिया होगी, फिर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे, हमारी छोटी आंत में, जबकि अमीबा में भी वही प्रक्रिया होगा जो कोशिका के अंदर ही होने वाला है ना। फिर आवश्यक पदार्थों को शरीर क्या कर लेगा, शरीर ग्रहण कर लेगा, उसके अन्य अन्य पदार्थ बना देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। ये हमारे शरीर में भी होता है अलग अलग अंगों में। ठीक है, उसके बाद फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या हम कहें कि जिस भोज्य पदार्थ जो हमने ग्रहण किया है उससे हमको पोषक पदार्थ नहीं चाहिए, जिनसे या अनपचा हुआ भोजन, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी चलती है। तो मूलभूत प्रक्रियाएं दोनों में समान रहती है। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो कोशिका है वो बनी किससे है ना, कोशिका किससे बनी हुई है। आइए इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। तो क्या आप लोग कोई बता सकता है कि कोशिका किससे बनी हुई है। ये सवाल जो है काफी कॉमन भी हो सकता है, या आपने कई बार इसको सॉल्व भी किया हो। तो आंसर क्या हो सकता है इसका, अगर हम देखें तो कोशिका किसकी बनी होती है, तो कोशिका बनी होती है किसकी, जीवित पदार्थ, है ना, जिसमें कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है उसी की तो बनी हुई है। और जीवित पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका, सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। तो कोशिका किसकी बनी हुई है, कोशिका जीवित पदार्थ, जीवित पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, इसकी बनी हुई है। इस जीव द्रव्य को और क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई है।
अब ये प्रोटोप्लाज्म किसकी बनी हुई है? ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो कार्बनिक पदार्थ, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों की बनी हुई है। अब ये कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड आदि बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो क्या चीज हमने बात कर ली कि कोशिका, कोशिका क्या है? कोशिका एक संरचनात्मक जीवन की या सजीवों की एक मौलिक इकाई है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका के अगर हम असंख्या के आधार की बात करें तो कोशिका के आधार पर जीव या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या तो बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, और बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य, हाथी और बहुत सारे और जीव होंगे। ठीक, हमने कहा इसके बाद कि कोशिका बनी किससे है ना, किस चीजों से मिलकर बनी हुई है? तो हम कहते हैं एक वर्ड में अगर उसका आंसर चाहिए तो कोशिका जीव द्रव्य की बनी हुई है, अर्थात जीवित पदार्थ की बनी हुई है। उस जीवित पदार्थ को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जीवित पदार्थ में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना, कार्बनिक पदार्थों से बनी संरचना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि। इन्हीं चीजों से कोशिका का निर्माण हुआ है। अब अगर आप ध्यान दें कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में होता क्या है, उन पोषक पदार्थों के रूप में हम लेते क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो लेते हैं, या प्रोटीन ही तो लेते हैं, या वसा ही तो लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ही तो लेते हैं, यही चीज लेते हैं। इसीलिए हमारा शरीर जो है वृद्धि करता है ना, विभिन्न प्रकार की क्रिया कर पाता है, क्योंकि इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जो कोशिका है वो अस्तित्व में कैसी आई, है ना, विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किस प्रकार से हेल्प की कोशिका को जानने के लिए। आइए देखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपके सामने है कि कोशिका अस्तित्व में कैसे आई, अर्थात कोशिका के बारे में ध्यान केंद्रित कैसे हुआ। तो आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक, इन्होंने वृक्ष की छाल से, है ना, वृक्ष की छाल से प्राप्त एक पदार्थ जिसका नाम है कॉर्क, है ना, कॉर्क को अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप, या जिसको हम लोग आद्य सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। आधे सूक्ष्मदर्शी का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप, मतलब कि अनडेवलप, जैसे जिस तरीके से अब हमारे पास है जो माइक्रोस्कोप है उससे बहुत ही लोअर कैटेगरी का, है ना, जहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधे सूक्ष्मदर्शी या पुराना सूक्ष्मदर्शी। इसकी सहायता से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिकाओं को देखा। कॉर्क कहां से? वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। उनको देखा तो उनको कैसा दिखाई दिया? उन्होंने देखा तो ये जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत हुई। उन्होंने संरचना को कुछ उनको कॉर्क की अंदर कुछ इस तरीके की संरचनाएं देखी, ऐसे बॉक्स लाइक संरचनाएं उन्होंने देखी। इन बॉक्स लाइक संरचना को या डिब्बे जैसे आकृति को इन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। ये बात है सन 1665 की। तो हमने कहा कि कोशिका का अस्तित्व जो है सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक से हुई। उन्होंने कॉर्क की कोशिकाओं को अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उनको कैसा दिखाई दिया? उनको मधुमक्खी की छत्ते जैसे प्रतीत हुआ, है ना। और वो संरचना, हर एक जो बॉक्स जैसी संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। अब ये जो कोशिकाएं थी वो मृत कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स जिसको कहा जाता है, मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्क कोशिकाएं होती हैं वृक्ष की छाल से प्राप्त होती हैं, और वृक्ष की छाल का ये जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं, है ना, इसीलिए इनको मृत कोशिकाएं कहा जाता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए सन 1674 ईस्वी में, नाम था इनका ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मतलब इससे बेटर सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा और
ये जीवित कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं थी? जीवाणु कोशिकाओं को देखा। ठीक है, सबसे पहले जीवाणु कोशिकाओं को देखा। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके बन सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो उनका नाम हो जाएगा ल्यूवेन हॉक ने, जो उन्होंने सन 1674 में इसके बारे में डिटेल से बताया। ठीक है, इसी प्रक्रिया में बहुत सारे और साइंटिस्ट जुड़े और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया कोशिका की विस्तृत खोज में। जैसे कुछ नेम्स, यद्यपि हम सारे जो वैज्ञानिक हैं वो जब हम कोशिकांग पढ़ेंगे तो हर एक कोशिकांग में कौन से वैज्ञानिक ने पार्टिसिपेट किया वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो आपको पता होने चाहिए वो हम लिस्ट आउट कर लेते हैं इसी में। तो अगले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केंद्रक की खोज की, है ना, केंद्रक की संरचना के बारे में बताया, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना, आनुवांशिक पदार्थ, है ना, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, डीएनए, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। सन 1939 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक ने, इन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया। जीव द्रव्य, इन्होंने कहा कि जो कोशिका का जीवित भाग है उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के जीवित भाग के बारे में, कोशिका के जीवित भाग के बारे में बताया कि क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे, इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे कहा कि बहुत सारे और वैज्ञानिक हैं, है ना, जैसे जैसे कोशिकांग आएंगे तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब अध्ययन उसके बाद जो कोशिका का अब हम जो संरचना देखते हैं, है ना, कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से अंग है, अंदर किस तरीके की संरचना है, वो पॉसिबल हुआ जब आविष्कार हुआ या खोज हुई किसकी, 1940 में किसकी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद ये सारी चीजें समझने में कि कोशिका का आकार क्या है, कोशिका कैसे दिखाई देती है, अलग अलग आकृति की है या साइज कितना होगा उसका, है ना, हर एक कोशिकांग में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, वो सब पॉसिबल हुआ कब, जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। उसके बाद सारी चीजें जो है वो साफ होती चलेगी कि कौन कौन से भाग है, क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबल हुई सारी चीजें। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कोशिका की आकृति के बारे में, आकार के बारे में, और उसके बाद हम हर एक कोशिकांग का अलग अलग अध्ययन करने वाले हैं। अब देखते हैं कि कोशिका का आकार देख लेते हैं हम लोग, है ना, पहले पॉइंट में कोशिका का आकार, शेप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कोशिका का आकार हम उनकी, अगर हम माइक्रोस्कोप, जैसे हमको पता चल गया कि 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गया, उसके बाद हमको अलग अलग साइंटिस्टों ने, चाहे वो पादप हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो जंतु हो, सभी के कोशिकाओं का अध्ययन किया गया। उसके बाद पता चला कि जो कोशिका का शेप है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनियमित तरीके का, यानी कि इरेगुलर शेप, और दूसरा हो सकता है नियमित तरीके का शेप। नियमित यानी कि रेगुलर जो आकृति होगी उसकी। ठीक है, अगर हम अनियमित की बात करें, अर्थात उसका जो शरीर है वो हमेशा अलग अलग तरीके का रहता है, एक जैसा नहीं रहता। अभी आपने देखा तो थोड़े टाइम बाद वो अपनी आकृति बदल लेगा, है ना, ऐसे को। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अमीबा, तो अमीबा एक ऐसा जीव है, ये ऐसी कोशिका है जो अपना शरीर जो है वो बदलता रहता है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो अमीबा में पोषण में आपने पढ़ा होगा, जैसे अमीबा की आकृति अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना है। ठीक है, कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है। थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की संरचना में भी दिखाई दे सकता है, या फिर किसी भोजन को पकड़ने के लिए ये अपना शरीर को अलग अलग तरीके से में भी ढाल सकता है, कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए हम इसको अनियमित बोलते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें,
हमारे शरीर में भी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल आपको याद होगा। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं WBC, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसको कहा जाता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं की जो सेल्स होती है वो भी अपना आकार जो है वो बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रक्षी कोशिकाएं हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो जहां पर भी इनको फॉरेन पार्टिकल्स दिखाई दिखाई देगा, जीवाणु दिखाई देंगे, वायरसेस दिखाई देंगे, उनको खाने का काम करेंगे, साफ करने का काम करते हैं। तो ये कोशिकाएं जो है वो कैसी हैं? अनियमित तरीके की दिखाई देती हैं। ठीक, अगर हम रेगुलर या नियमित तरीके की बात करें तो हम जो कोशिका का आकार है वो कैसा दिखाई दे सकता है? कोशिका का आकार गोलाकार हो सकता है, या फिर इसका आकार कैसा हो सकता है? अंडाकार हो सकता है, या फिर और कैसा हो सकता है? आयताकार हो सकता है, या फिर तुर्क रूपी हो सकता है, तुर्क रूपी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग संरचनाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मानव शरीर में देखें, हमारे ही शरीर में, मानव शरीर में अलग अलग तरीके की आकृति की कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। जैसे अगर हम रुधिर कोशिकाएं की बात करें तो रुधिर कोशिकाओं का ये लगभग गोलाकार या संरचनाएं दिखाई देती हैं कुछ इस तरीके से, है ना, जो हमारी RBC सेल्स होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, ये हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, है ना। अगर हम हमारी मांसपेशियों की बात करें तो स्पिंडल शेप आपको दिखाई देगा, ऐसा तुर्क रूपी संरचना आपको दिखाई देगी, कुछ इस तरीके की कोशिकाएं। अगर हम अपनी आंतों की बात करें तो आंतों में कुछ इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी फुफ्फुस की कोशिकाएं हैं, लंग्स कोशिकाएं हैं, फ्लैट कोशिकाएं दिखाई देती हैं, चपटी कोशिकाएं भी आपको दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से। या मानव में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, है ना, वो शुक्राणु की संरचना भी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, कुछ ऐसा, ये संरचना आपको पाई जाएगी। अंडाणु की संरचना भी आपको गोलाकार तरीके की संरचनाएं दिखाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसे कि जो हमारे मानव मस्तिष्क या में पाई जाती हैं, कंट्रोल रेगुलेशन का कार्य करती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, जो कुछ इस तरीके के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं ये, और इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। कुछ इस तरीके की कोशिकाएं, है ना, इनको हम लोग क्या, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है तंत्रिका कोशिका, जबकि लंबी एक 90 से 1 मीटर तक, 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक, है ना, या 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है इनकी लंबाई, है ना। शुक्राणु, मानव शुक्राणु युग्मक जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी एपिथीलियम कोशिकाएं, एपिथीलियम कोशिकाएं हो जाएंगी, है ना। ये भी एपिथेलियम कोशिकाएं हैं लेकिन अलग अलग आंतों में पाई जाती हैं। ये तुर्क रूपी कोशिकाएं, ये, अब सोचिए कि एक ही शरीर में, है ना, हमारे ही शरीर में अलग अलग भागों में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सोचिए कि इस ब्रह्मांड में तो बहुत सारे जीव हैं, है ना, और हर जीवों में अलग अलग शेप पाए जा सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको याद दिलवाते हैं, जैसे कि जो काई जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, शैवाल जिसको कहा जाता है, शैवाल में स्पाइरोगायरा नाम का एक जीव या पादप बोल सकते हो, उसमें इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है ना। इस तरीके की कोशिकाएं आपको पाई जाएंगी, ऐसा वर्गाकार, आयताकार या फीताकर्मी या फीते जैसी संरचना, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो ये सारे क्या है, आकार की व्याख्या करता है कोशिकाओं में, ठीक। तो हमने कहा कि जो कोशिका का आकार है वो नियमित हो सकता है और अनियमित हो सकता है। साथ साथ में अनियमित में जहाँ पे कोशिका की आकृति बदलती रहती है समय समय पर, ये उनके कार्य पर डिपेंड कर सकता है, क्या कार्य कर रहे हैं, पोषण की क्रिया में या फिर जनन की प्रक्रिया में शेप जो है वो चेंज होता रहता है, जैसे कि अमीबा। दूसरा, जैसे श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में पाई जाएंगी ऐसी। गोलाकार हो सकती मीन्स नियमित में, मीन्स जहाँ पे उनकी आकृति बदलती नहीं है,
ठीक, वो कैसे हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, आयताकार हो सकता है, तुर्करूपी हो सकता है। हमने बात की कि मानव शरीर में ही बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग शेप्स की होती हैं। साथ साथ में पादपों में कुछ इस तरीके की है ना, तंत्रिका कोशिकाएं, शुक्राणु, एपिथेलियम, इस तरीके की अलग अलग पाई जाती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं कोशिका की माप के ऊपर, की कोशिका की जो माप है वो कितनी है ना, कितनी कितनी पाई जाती है, आकृति मीन्स मापन किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कोशिका की मापन या कोशिका का साइज की बात करें तो सामान्य तौर पे हम कहें तो कोशिका जो है बहुत ही सूक्ष्म होती है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, ये आपको पता है। तो इनका अगर नॉर्मल साइज की बात करें तो सामान्यतः इसको मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, और सामान्यतः यह है कुछ माइक्रोमीटर से कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। ठीक, जैसे सबसे सबसे छोटी कोशिका की बात करें अगर, सबसे छोटी कोशिका, ये नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है जिसकी जो साइज है वो कितना होता है, लगभग 0.1 से लेकर के लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होती है। तो आप इसको 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के बीच में इसका साइज होता है। सबसे छोटा जीवित कोशिका है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम आपको पता है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग जिसको बोला जाता है। इसका साइज अगर आप बात करोगे तो 13 से लेकर के 15 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 13 से 15 सेंटीमीटर, और लगभग ये 1.4 केजी के आसपास रहता है, और ये एक कोशिकीय है। याद रखिएगा कि सबसे कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, जिसकी आकृति कितनी होती है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर बीच में। और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, जो कि 13 से 15 सेंटीमीटर की होती है। अब थोड़ा सा हम अपने शरीर की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर में कौन सी सबसे छोटी कोशिका है, कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर में, अगर हम मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर में मानव शरीर में सामान्यतः जो है, सामान्यतः कोशिका का आकार, मानव शरीर में सामान्यतः कोशिका का जो माप होता है वो कितना होता है, लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है, इतने साइज का। ठीक है, अगर हम आरबीसी की बात करें, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें, तो ये लगभग कितना रहता है, लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर के बीच में, 7 से 8 माइक्रोमीटर के मध्य में इसका साइज रहता है। फिर अगर हम बात करें किसका, सबसे बड़े शरीर में सबसे बड़े, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो मानव शरीर में क्या, अंडाणु जिसको कहा जाता है, अंडाणु यानी कि एग सेल। एग सेल सबसे बड़ी कोशिका है, जो जिसका माप लगभग कितना रहता है, 120 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे ही सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका की बात करेंगे तो शुक्राणु कहते हैं सबसे छोटी कोशिका, और ये इसका साइज लगभग 20 से 40 माइक्रोमीटर के मध्य में रहता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल माप है जो आपको पता होनी चाहिए, याद भी रहना चाहिए आपको, खासकर जो है सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका के नाम। ठीक है, नाम क्या है और उनका साइज लगभग लगभग क्या होता है। एक और जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की आकृति की बात करेंगे, बैक्टीरिया की आकृति की बात, बैक्टीरिया का आकृति लगभग जो है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के मध्य में रहती है।
ना साइज। तो सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है, याद रखिएगा जीवित कोशिकाओं की जब भी हम बात करेंगे। ठीक, यद्यपि जो विषाणु है वो कोशिकाओं में नहीं आता है ना, कोशिकाओं में उसकी गणना नहीं होती, लेकिन वो क्या है, वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटे होते हैं विषाणु जो होते हैं, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो अकोशिकीय जीव है ना, कोशिका है ही नहीं वो। समझ में आ गया होगा। तो हमने महत्वपूर्ण चीजें जो है वो डिस्कस कर ली हैं इस पहले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिका की संरचना देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, है ना। कोशिका में जो सबसे बाहरी भाग हो गया, कौन सा, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इन सब के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।